वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट नंबर 467 लगाते हैं। फोकस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पर। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया था और पार्ट 2 है ये। तो दो पार्ट में जो है इससे कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न निकाले गए हैं। अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा। ये है इसका पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धन में आधे से अधिक योगदान देता है और हाल के दशकों में सेवा क्षेत्र ने रोजगार के बहुतायत अवसर पैदा किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो प्रवाह है वो सेवा क्षेत्र में अधिकतम है। देखिए करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है कि हाल के दशकों में सेवा क्षेत्र ने रोजगार के बहुत कम अवसर सृजित किए हैं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सेवा क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धन का 54% है और वर्ष 17-18 में 8.1% से 18-19 में इसकी विकास दर 7.5% पर आ गई है। और हाल के दशकों में सेवा क्षेत्र का विस्तार विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र के समानुपातिक रोजगार पैदा करने में असमर्थ रहा है। 2017 में रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी 34% थी और भारत का सेवा क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित में अपने हिस्से के अनुपात में रोजगार उत्पन्न नहीं करता, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला और तीसरा करेक्ट है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह का 60% से अधिक सेवा क्षेत्र की ओर से प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भुवन पोर्टल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह जो पोर्टल है वो इसरो का एक भू पोर्टल है जो सार्वजनिक डोमेन में उपयोगकर्ताओं को विजुअलाइजेशन सेवाएं और पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करता है। यह स्थानीय भाषाओं में सेवा प्रदान करता है और यह समय पर आपदा सहायता सेवाएं भी प्रदान करता है। देखिए करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो इसरो का भू पोर्टल है भुवन पोर्टल, सार्वजनिक डोमेन में उपयोगकर्ताओं को विजुअलाइजेशन सेवाएं और पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान कर रहा है ये। और इसके अलावा ये जो पोर्टल है अपने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन की ज़रूरतों के लिए कई उपयोगकर्ताओं को भी सेवाएं प्रदान करता है। भुवन एक वेब मैपिंग सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी की सतह के 2D 3D प्रतिनिधित्व का पता लगाने की अनुमति देती है। और भुवन ब्राउज़र भी है इसमें, जो विशेष रूप से भारत की 2D 3D मैपिंग के लिए तैयार किया गया है और इसके सहयोग से हमें उच्च स्तरीय तथा संवेदनशील मानचित्र प्राप्त होते हैं। यह 4 स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करता है। अब देखिए विजुअलाइजेशन के अलावा भुवन पोर्टल समय पर आपदा सहायता सेवाएं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, और मुफ्त उपग्रह डेटा और उत्पाद डाउनलोड सुविधा प्रदान करता है। और भुवन अपने नक्शों को समृद्ध करने और ब्याज के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए एक क्राउड सोर्सिंग दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में विचार करना है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। भारत की रैंकिंग 190 देशों में 63वीं है और इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है 86.8 स्कोर के साथ। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, इस बार भी की गई है। और भारत की रैंकिंग 190 देशों में 63वीं है। पिछली बार कितनी थी? 19 में 77वीं थी। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड ही है 86.8 अंकों के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी सारे के सारे करेक्ट हैं, याद रखिएगा इसको। तो देखिए 24 अक्टूबर 2019 को वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक द्वारा 70वीं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि 70वीं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2020 वाली, और भारत का कौन सा स्थान है? 190 देशों की सूची में 63वां। तो देखिए इस पर 190 की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस सूची में न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। उसका एक जो स्कोर है वो 86.8 है। और भारत को इस सूची में जो है 63वां स्थान मिला है। पिछली बार मिला था उसको 77वां स्थान, और 63 के लिए अंक बनते हैं उसके 71 अंक।
गत वर्ष भारत को इस सूची में 77वां स्थान मिला था। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन को मिला है 31वां स्थान, भूटान को मिला है 89वां स्थान, नेपाल को 94वां स्थान, श्रीलंका को 99वां और पाकिस्तान को 108वां और बांग्लादेश को मिला है 168वां स्थान। इस सूचकांक में अगर ब्रिक्स देशों को देखा जाए तो भारत के अलावा रूस को इसमें 28वां स्थान मिला, चीन का हो गया 31वां, दक्षिण अफ्रीका का 84वां और ब्राज़ील को मिला 124वां स्थान। पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो पूछेगा नहीं सीधा सीधा, वो स्टेटमेंट बनाकर ये पूछेगा कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति सबकी बेहतर है, तो गलत है, सबकी तो बेहतर नहीं है। या फिर ब्रिक्स देशों में जो है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति ब्रिक्स देशों की तुलना में जितने भी देश हैं सबसे ख़राब है, तो सबसे तो ख़राब नहीं है, ब्राज़ील से तो ठीक ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, इस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित कोर उद्योगों पर विचार करना है। सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, उर्वरक उद्योग, बिजली उद्योग, इस्पात उद्योग। अब बताइए कि वर्ष 2018 से 19 के दौरान इनमें से जो उद्योग हैं विकास दर सबसे अधिक किसकी रही? अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा होता है वो पहले आता है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास दर रही किसकी रही? बिजली की रही या फिर सीमेंट की या कोयले की? उर्वरक तो बाद में ही होगा जहाँ तक है, इस्पात भी बाद में होगा। तो सबसे ज़्यादा रही है देखिए सीमेंट की। सीमेंट के बाद नाम आता है कोयले का, कोयले के बाद है बिजली, उसके बाद है इस्पात और सबसे कम होगा उर्वरक। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 1 2 4 5 3 डी। तो देखिए 8 कोर उद्योगों का सूचकांक कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के निष्पादन को मापता है। कोयला, इस्पात, सीमेंट, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस और उर्वरक के उत्पादन ने 18-19 में सीमेंट और कोयले की सकारात्मक वृद्धि दर जो है वो दर्ज की और क्रमशः 13.3% और 7.4% की उच्च विकास दर दर्ज की। सीमेंट ने की है 13.3% और कोयले ने की है 7.4%। अब देखिए समृद्धि दर उर्वरक में 0.3% है, बिजली में 5.2% है और स्टील मतलब इस्पात में 4.7% है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? सीमेंट की। सीमेंट के बाद कोयले की हो गई, कोयले के बाद हो गई बिजली की, बिजली के बाद हो गई स्टील की, स्टील के बाद हो गई 0.3% उर्वरक की। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। तो ऊर्जा संकरण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी है या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है? ना तो ये है, ना ही ये है और ना ही वर्ल्ड बैंक है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण भारत में विद्युत क्षेत्र में वर्षों से एक बदलाव देखा गया। परिणाम स्वरूप भारत ने विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संकरण सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। तो बी सही उत्तर है इसका, 76वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सकल मूल्यवर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है और इस क्षेत्र में निजी निवेश की हिस्सेदारी 2018-19 में बढ़ी है। बिल्कुल देखिए ये दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सकल मूल्य वर्धन में कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 15-16 में 15.4% से लेकर 18-19 में 14.4% तक गिर गई है, मतलब गिरावट हो गई है उसमें, तो बढ़ी नहीं है। यह गिरावट मुख्य रूप से जीबीए में फसलों के शेयरों में 2015 और 16 में देखा जाए तो 9.2% से घटकर 17-18 में 8.7% रहने के कारण हुई। अब देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ में सार्वजनिक और निजी निवेश की हिस्सेदारी की तुलना से पता चलता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी वर्ष 14-15 से वृद्धि दर्ज करती है और 16-17 तक उच्च प्रवृत्ति बनाए रखती है। और सी जीसीएफ में निजी निवेश में होता क्या आगे चलकर 18-19 के दौरान जो है वो गिरावट आ जाती है।
तो इसलिए गलत है, बढ़ी नहीं है, गिरावट है और यहाँ पर भी घटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, इनमें कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में भूमि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, परिचालन जोत वह भूमि होती है जो पूरी तरह से आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है और एक व्यक्ति द्वारा एक तकनीक इकाई के रूप में जो है संचालित की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, पिछले कुछ वर्षों में परिचालन भूमि जोत में कमी आई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसी अवधि के दौरान महिलाओं द्वारा खेती की जाने वाली परिचालन जोत की हिस्सेदारी बढ़ी है। देखिए करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत है, कमी नहीं आई है, बढ़ी है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3। तो कथन 2 सही नहीं है, 1 और 3 सही है। परिचालन जोत की संख्या यानी कृषि उपयोग के लिए भूमि वर्ष 2010 से 11 में 13.8 करोड़ से बढ़कर 15-16 में 14.6 करोड़ हो गई। इस प्रकार 5.3% की वृद्धि दर्ज की गई, ना कि कमी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है होमा खेती का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन करता है होमा खेती का सबसे अच्छा वर्णन। देखिए पहला स्टेटमेंट है, यह एक तकनीक है जिसमें पौधों के पोषण के लिए स्रोत के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है या पौधों के विकास के लिए जैविक पोषक तत्वों का उपयोग इसमें किया जाता है। यह मछली पालन की कोई तकनीक है क्या, जो मछली पालन के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग करती है, या फिर धान उत्पादन में कम पानी का उपयोग कर खेती की तकनीक है। क्या है, धान उत्पादन में कम पानी का उपयोग कर खेती की तकनीक विकसित हुई है क्या ये होमा खेती। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमा खेती एक तकनीक है जिसमें पौधों के पोषण के लिए स्रोत के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो होमा खेती जैविक खेती के लिए होमा थेरेपी का एक अनुप्रयोग है। होमा जैविक खेती कृषि की एक प्रणाली है जिसे किसी भी अच्छी जैविक कृषि पद्धति में जोड़ा जा सकता है। होमा जैविक खेती और अन्य जैविक कृषि तकनीकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि होमा खेती वातावरण को पोषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानती है, जबकि किसी भी अन्य कृषि पद्धति में आज वातावरण लगभग पूरी तरह से उपेक्षित है। होमा थेरेपी के प्राचीन विज्ञान में कहा गया है कि पौधों और मिट्टी को 75% से अधिक पोषण वायुमंडल के माध्यम से मिलता है। तो ये करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शून्य बजट प्राकृतिक खेती से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसका उद्देश्य पौधों को उगाना और कटाई की लागत को शून्य करना है। यह जो तकनीक है वो जल उपयोग दक्षता और मिट्टी की उर्वरता दोनों में सुधार कर सकती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व पौधों की जड़ क्षेत्र के आसपास ही उपलब्ध होते हैं। कौन सा करेक्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो पौधों की जड़ों के आसपास ही उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो है अपने नाम के अनुसार खेती का एक तरीका है जहां पौधों को उगाने और कटाई करने की लागत जो है वो शून्य है। इसका मतलब है कि किसानों को फसलों के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीद की आवश्यकता नहीं है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना पड़ता और पौधों के विकास के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पौधों की जड़ क्षेत्र के आसपास ही उपलब्ध होती हैं। बाहर से कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। शून्य बजट प्राकृतिक खेती सहित जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक जल उपयोग दक्षता और मिट्टी की उर्वरता दोनों में सुधार कर सकती है, इसलिए करेक्ट है दूसरा और तीसरा भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में देखा जाए तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु और फिर तीसरे पर महाराष्ट्र शीर्ष पर है। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र शासित प्रदेश की सूची में देखा जाए तो नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है बताइए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 बड़े राज्यों में देखा जाए तो गुजरात प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का तीसरा करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो पहला स्थान चंडीगढ़ का है, नई दिल्ली का नहीं है, नई दिल्ली का दूसरा है। बाकी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट है 1 और 3 स्टेटमेंट, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर 2 होगा वो नहीं होगा।
तो देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं इसमें। और इस सूचकांक में छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा पहले स्थान पर, जबकि मणिपुर को दूसरा स्थान मिला और मेघालय जो है वो तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देखी जाए तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान, और इसके बाद नई दिल्ली को दूसरा स्थान और अंडमान निकोबार को तीसरा स्थान मिला है इसमें। अब देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण सुविधा, चौथा प्रशिक्षण है और पाँचवा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है? इसमें एक बड़े राज्यों की सूची में गुजरात देख लीजिए, प्रथम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली को याद रख लीजिए। और जारी कौन करता है इसको? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो 10 प्रश्न थे, अब 2 पार्ट में हो गया है कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि 3-4 पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल रहे थे अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।